बात है यार, घोड़े पर चढ़कर आते हो। 1 मिनट में 10 बार घंटी बजा दी तुमने। जल्दी जल्दी लेटर ले लो, रमेश बाबू के लिए है। कौन है रमेश बाबू? रमेश बाबू? यहाँ कोई रमेश बाबू नहीं है। क्या बात है भाई, क्यों तुम लोग शोर मचा रहे हो यहाँ पे? हाँ देखिए ना साहब, किसी और की चिट्ठी हमको दे रहा है। आप ही देख लीजिए क्या एड्रेस है। देखो सर, एड्रेस भी यही का है, 10 सेड्रिक रोड, मिराजकर कॉटेज, है ना साहब? क्या बात करते हो मुन्ना, चिट्ठी तो यही की है। माफ करना। हाँ भाई मुन्ना, दरवाजा बंद कर दो। रमेश बाबू के लिए चिट्ठी मेरे पते पे कैसे आ गई? उसके बारे में किसे पता चल गया? खोल के देखूं तो सही, आखिर है क्या इसमें? हेलो, कौन? जयेश भाई? मैं बोल रहा हूँ, विकास। हाँ हाँ जी, हाँ, सब ठीक है। हाँ, मैंने आपको वो 50 लाख की डील के बारे में बोला था ना, वो पार्टी आज आ रही है। हाँ, मुझे वो हीरे चाहिए 50 लाख के। नहीं, इस वक्त तो सिर्फ 1 हफ्ते के क्रेडिट पे। हाँ जी, तब तक में आपकी पेमेंट हो जाएगी। मैं अपने कमीशन के पैसे काट के आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं। जी हाँ, ठीक है, जल्दी से मैं। हाँ, रखता हूं। हेलो, सीआईडी हेडक्वार्टर्स, एसीपी प्रद्युमन हियर। साहब, एक खून हो गया है। क्या खून? किसका? वो साहब। हेलो हेलो, देखिए, डरिए नहीं, आराम से बताइए, साफ साफ किसका खून हुआ है? विकास साहब का। मिस्टर विकास? हीरो के व्यापारी थे। हाँ, हीरो के व्यापारी? जी हाँ। अच्छा, खून कहाँ हुआ है? एड्रेस लिखे साहब। हाँ, एड्रेस। 10 सेड्रिक रोड। सेड्रिक रोड। सेड्रिक? हाँ साहब, सेड्रिक, मिराजकर कॉटेज। मिराजकर कॉटेज। मुन्ना कौन है? मुन्ना यहाँ का नौकर है। अच्छा, कहाँ है वो? वहाँ अंदर है साहब। मैंने ही फोन किया था साहब आपको। अच्छा, लाश कहाँ है? स्टडी अंदर है। किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं, किसी को नहीं। घर में और कौन कौन रहते हैं? वो विकास साहब थे, मैं हूँ, माली है, 2 चौकीदार। उनसे बात करो। यस। सुधाकर, यहाँ अंदर है। अच्छा, यहाँ क्या है? बाथरूम। कहाँ है? यहाँ साहब, इस तरफ। इस तरफ? ओह,
मुन्ना बताओ यहाँ क्या हुआ? साहब, मैं भाजी लेने बाहर जा रहा था। रास्ते में मुझे ध्यान आया कि पैसे ले जाना भूल गया। मैं वापस लौटा और जैसे ही पैसे उठाया, 8 बज गए। भाजी लानी है। ये कैसे आवाज है? मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया, देखा विकास साहब जमीन पर पड़े हुए थे। विकास साहब यहाँ पड़े हुए थे और मैंने आपको फोन किया। मुन्ना, तुमने जो गोली चलने की आवाज सुनी वो कितने बजे सुनी? 8 बजे। 8 बजे। हाँ, 8 बजे मैंने घड़ी देखी। अच्छा, फिर? उसके बाद बस 1 मिनट में यहाँ पहुंच गई। 1 मिनट में तुम यहां पहुंच गए? इस कमरे से आने जाने के लिए एक ही रास्ता है? ये क्या है? ओह, खिड़की। बंद है? ये अक्सर बंद रहती है सर। तो तुमने किसी को इस कमरे से जाते हुए देखा? दरवाजा तो मैंने ही खोला था साहब। अगर कोई बाहर जाता तो मैं आपको बताता ना। तुम लोग यहीं थे? जी। तुम में से किसी को भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी? सुनाई दी थी साहब, बहुत जोर की आवाज सुनाई दी थी। फिर मैंने भी राजेश और आर्या की तरफ सोचा कि किसी ने पटाखा फोड़ा होगा, यहाँ पर किसी गाड़ी की आवाज होगी। हाँ साहब, मुझे भी ऐसे लगा किसी गाड़ी का बैकफायर हुआ हो। हाँ साहब, पड़ोस के दस्तूर साहब की पुरानी गाड़ी दिन में एक आध बार तो पटाखे छोड़ती है। अच्छा, कितने बजे थे उस वक्त? 8 बजे होंगे साहब। हाँ साहब, 8 ही बजे होंगे। मुन्ना भाई बाजार से वापस आए और बोले कि पैसे ले जाना भूल गया। गेट पर ड्यूटी किसकी थी? तुम में से? मेरी थी सर। अच्छा, क्या तुमने बाहर जाते हुए किसी को देखा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उंगलियां एकदम जकड़ी हुई है, रिवॉल्वर फंसा हुआ है। लेकिन सर, राइगर मोर्टिस की जकड़न तो मौत के 5-6 घंटे बाद शुरू होती है। मगर ये राइगर मोर्टिस नहीं है, ये कैडावेरिक स्पैज्म की वजह से है। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बैरल में से बारूद की स्मेल आ रही है, मतलब इसमें से गोली चली है। रिवॉल्वर में से एक गोली चली है, गोली यहां लगी है, हाथ में रिवॉल्वर। आत्महत्या हो सकती है सर। लगता तो वैसे ही, मगर फिर भी कुछ गड़बड़ है। जब भी कोई आत्महत्या करता है तो रिवॉल्वर अपने सिर के पास रखता है, और गोली चलने में बैरल में से निकली हुई गर्मी की वजह से आसपास की खाल भी जलती है। ऐसे तो नहीं हुआ? डॉक्टर रानडे को बुलाओ। डॉक्टर साहब। हाँ एसीपी साहब, हुआ क्या? पैराफिन टेस्ट करना है, देखना इस आदमी ने गोली चलाई है कि नहीं। ओह नो। और एक मां, लाओ सुधाकर, पैराफिन लाओ। इसने क्या अपने आप को गोली मार दी? कुछ कह नहीं सकते। तो फिर किसी और ने मारा? कुछ कह नहीं सकते डॉक्टर साहब, पहले आप देखिए तो सही कि इस आदमी ने गोली चलाई है कि नहीं, तभी तो पता चल जाएगा। अच्छा, आपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब ले लिया? जी हाँ, सब कुछ हुआ है। देखा, कैडावेरिक स्पैज्म। जी हाँ, वही।
फिर भी थोड़ी सी मदद करिए। केयरफुल, हाँ? लो। देखते हैं। अब कैनरिन लाओ। कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? एसीपी साहब, आप तो कितनी दफा देख चुके हैं। अभी देखिए ना, अभी पता चल जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके हाथ के ऊपर गन पाउडर के निशान है या नहीं। अगर है तो इसी ने गोली चलाई है। अभी पता चल जाएगा कि अगर गन पाउडर के निशान है तो इस आदमी ने गोली चलाई है। अच्छा देखते हैं। ये देखिए एसीपी साहब, गन पाउडर के निशान है। द टेस्ट इज पॉजिटिव। ये देखिए, यहां पर भी गन पाउडर के निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी ने गोली चलाई है। विकास ने अपने आप को गोली मार दी? तू फोन पर क्या बकवास कर रहा है? कैसे हो सकता है ये? क्या हुआ विकास को? क्या हुआ विकास को? बोलता क्यों नहीं? मुन्ना, मुन्ना, ये क्या बोल रहा है? विकास की मौत हो गई? जी हाँ, ये सही कह रहा है। मतलब मेरे हीरे, मेरे 50 लाख के हीरे मैं सुबह ही लाया। 50 लाख के हीरे मैं खुद लाया। आप? मैं जयस। मैं इसे भी प्रद्युमन। वैसे भी साहब, जो हीरे आज मैं सुबह लाया था विकास ने मुझसे उधार में लिए थे। एक हफ्ते बाद वो मुझे पैसे देने वाला था। सर देखिए, हीरे उसके पास है कि नहीं? उसने तिजोरी में रखे होंगे सर। प्लीज देखिए सर। देखते। मुन्ना, तिजोरी की चाबी कहाँ? चाबी तो विकास साहब हमेशा अपने पैंट की। अरे साहब, ये तो सेफ में लगी हुई है। सेफ तो खुली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या? तो हीरे कपबोर्ड में होंगे, उनके बेडरूम में होंगे। प्लीज ढूंढवाइए, घर में कहीं और होंगे। जाओ सब लोग कमरे चेक करो जल्दी। प्लीज मेरे हीरे। विकास भाई, तुमने तो कहा था एक हफ्ते में 50 लाख रुपए दे दूंगा। अब खुद बताओ मेरे हीरे कहाँ हैं? सर, हीरे कहीं नहीं मिले। मैंने आपको कहा था ना, हीरे मिलना मुश्किल है। कोई यहां आया, उसने हीरे चुराए, विकास को मारा और यह दिखाने की कोशिश की कि विकास ने आत्महत्या की है। लाश को यहां से उठवाओ और रूम को सील कर दो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ एसीपी साहब, आइए। हमने इसके सर का एक्सरे निकाल लिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये रही गोली। इसको देखकर ही मैं गोली निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आइए। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये गोली उस रिवॉल्वर से निकली जो विकास के हाथ में मिला था, या फिर किसी और रिवॉल्वर से। हाँ हाँ, वो देखते हैं, पर मैं पहले गोली निकाल तो लूं। ये रही वो गोली। अब इसे साफ करके माइक्रोस्कोप में रखेंगे और विकास के रिवॉल्वर में से एक और गोली फायर करके देखेंगे। बस अभी पता चल जाएगा कि विकास की मौत
उसकी रिवॉल्वर से हुई है या फिर और किसी चीज से? आप यहां आ जाइए, फायर करके देखते हैं। अब देखते हैं। देखिए, यहां पर छेद है, मतलब गोली यहां से निकल चुकी है। यहां भी छेद है, मतलब गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। ये गोली जो अभी अभी मैंने फायर की है, अब मैं इसको इस माइक्रोस्कोप में रखता हूं, और इस माइक्रोस्कोप में मैंने वो वाली गोली रखी है जो हमें विकास के सर में से मिली है। अब हम दोनों गोलियों की फोटो खींचकर देखते हैं कि दोनों गोलियों पर एक ही जैसा खरोच का निशान है या नहीं। आप फोटो खींचिए। देखिए, इसमें है खरोंच के निशान। वही निशान जो फायर करने पर रिवॉल्वर की बैरल से गोली पर लगते हैं। हाँ, वही। एक बंदूक में से आप जितनी बार भी फायर करेंगे, गोलियों पर एक जैसा ही निशान लगेगा। जानता हूं। अब विकास के सिर में से जो गोली निकली है, उसकी फोटो लेकर देखते हैं कि उस पर खरोंच के निशान कैसे हैं। जरा वो दिखाइए। जी। एसीपी साहब, ये बिल्कुल मैच नहीं करते। मैच नहीं करते? मैच नहीं होते? जी हाँ। विकास जिस गोली से मरा था, वो गोली विकास के रिवॉल्वर से नहीं चली थी, वो कहीं और से आई थी। इसका मतलब है मेरा शक सही था। विकास ने आत्महत्या नहीं की है, विकास का खून हुआ है। लेकिन साहब, विकास के कातिल ने विकास के हाथ में अपना रिवॉल्वर क्यों नहीं पकड़ा दिया? हमें तो शक भी नहीं होता कि विकास का खून हो गया है। कातिल ने ये कोशिश भी जरूर की होगी, लेकिन जानती हो आशा, वो क्यों ऐसा नहीं कर सका? नहीं। कैडावरिक स्पैज्म की वजह से। कैडावरिक स्पैज्म? हाँ, देखो, जिस क्षण जिस पल किसी की मौत होती है, अगर उस समय उसके शरीर का कोई भी भाग अकड़ा हुआ हो, जैसे कि बंद मुट्ठी, तो मरने के एकदम बाद भी वो मसल्स वैसे ही वैसे एकदम जकड़े रहते हैं, जैसे बिल्कुल लॉक्ड हो जाते हैं। तो उसे हम कैडवरिक स्पैज्म कहते हैं। इसका मतलब है जिस समय विकास की मौत हुई, उसके हाथ ने रिवॉल्वर को कस के पकड़ रखा था, और कैडावरिक स्पैज्म की वजह से उसकी उंगलियां रिवॉल्वर पर जकड़ी रही। और विकास का कातिल विकास के हाथ से उसका रिवॉल्वर निकाल ही नहीं सका, तो फिर अपना रिवॉल्वर उसके हाथ में रखता कैसे? मगर विकास के हाथ में जो रिवॉल्वर मिला, उसमें से एक गोली फायर हुई थी जरूर, और पैराफिन टेस्ट से यह साबित भी हुआ है कि विकास ने एक गोली फायर की थी। अगर विकास अपनी गोली से नहीं मरा, तो वो गोली गई कहां? तो गोली यहां है सर। ओ, विकास ऐसे गिरा, मतलब उसने गोली ऐसे चलाई होगी। कहां है? इससे एक बात साफ हो गई कि इस कमरे में दो गोलियां चली, मगर ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक ही गोली की आवाज सुनी। क्या एक ही गोली की आवाज सुनी? क्यों वाली, ये सही कह रहा है? जी हाँ साहब, हमने भी एक ही गोली की आवाज सुनी थी। हाँ सर। सर हो सकता है कातिल ने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा रखा हो। हाँ रिवॉल्वर। हाँ, रिवॉल्वर ही हो सकता है, क्योंकि गोली का शेल भी तो नहीं मिला। मुन्ना,
तुम 1 मिनट में यहां पहुंच गए थे। तुमने यहां से किसी को जाते हुए नहीं देखा? नहीं देखा साहब। एक आदमी ने यहां विकास को मारा, वो 1 मिनट में कहां गायब हो सकता है? मुझे नहीं पता हाँ? कहां गायब हो सकता है? मुझे नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुन्ना? सीआईडी हेडक्वार्टर जाना होगा। मान लो मुन्ना, कबूल कर लो कि तुमने ही अपने मालिक विकास का खून किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? तुम्हें पता था कि उस दिन जयेश 50 लाख के हीरे लाया था और तुम्हें तिजोरी की चाबी का भी पता था। इससे पहले भी जयेश साहब लाखों के हीरे लाए थे। मैं उस समय भी तो मालिक को मार सकता था, लेकिन नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ एक गोली की आवाज सुनी और 1 मिनट में ऊपर पहुंच गया और आपको फोन किया साहब। सच बोलो बेटा, सच। सच बोलने से दिल हल्का होता है। अगर तुमने नहीं मारा तो कातिल 1 मिनट में कैसे गायब हो गया? मुझे नहीं पता साहब कैसे गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूं। दया, फॉरेंसिक लैब में फोन करो और उनसे कहो कि इसी समय एक पॉलीग्राफ टेस्ट का बंदोबस्त करें। पॉलीग्राफ? हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट। इससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। रिलैक्स रिलैक्स, जल्दी ही इस इंजेक्शन का असर हो जाएगा। अब तुम टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। कैसा महसूस हो रहा है? अभी ठीक लग रहा है, लेकिन डर बहुत लग रहा है। डरते क्यों मुन्ना? तुम तो सच बोल रहे हो ना? हाँ, सच। ये 2 वायर्स EEG के लिए और ये वाली वायर्स ECG के लिए। जैसे ये झूठ बोलेगा आपको फौरन पता चल जाएगा। झूठ बोलने पर इसके दिल की धड़कन और बॉडी टेम्परेचर बदल जाएगा और इसके दिमाग में एक हलचल पैदा होगी। ये सब आप वहां देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मुन्ना, कल रात तुम बाजार कितने बजे गए थे? यही कोई 7:30 बजे। 7:30 बजे। बाजार में क्या हुआ? कुछ नहीं। बाजार में कोई आदमी मिला था? नहीं। बाजार में कोई मिला था? नहीं। बाजार में कोई मिला था? हाँ, कौन था? मेरा रिश्तेदार। रिश्तेदार? कौन था वो? नहीं, वो दोस्त था। दोस्त था तो झूठ क्यों बोला? क्या है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं मतलब? वो एक बार चोरी की थी उसने, तो मैंने सोचा कि नाम बताऊंगा तो बात बढ़ेगी, इसलिए बस, और मैं सीधा घर आ गया। क्यों? पैसे भूल गया था ले जाना। अकेले आए थे या कोई साथ में था? अकेला ही था। कोई साथ में था? नहीं, कोई नहीं। कोई साथ में था? हाँ, कौन था? वही दोस्त। फिर? वो तो दरवाजे से ही वापस चला गया था। तुम घर में अकेले घुसे? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी। और कौन था वहां? कोई नहीं था। मैं
अकेला ही था। फिर क्या हुआ? मैं साहब के कमरे तक गया, दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला तो धकेल के अंदर गया। क्या देखा तुमने? साहब जमीन पर पड़े हुए थे। क्या वो मर चुके थे? हाँ। क्या वो मर चुके थे? हाँ। सच बोलो। साहब ने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। क्या उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की? वो तो मर चुके थे। उस वक्त कमरे में और कोई था? कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं था। साहब का खून तुमने किया? क्या तुमने अपने साहब का खून किया? क्या तुमने खून किया अपने साहब का? वो आदमी कहाँ गया होगा? यहां से तो मुन्ना आया था, तो फिर वो कहां छुप सकता है? यहां, ये अलमारी। फाइलें टूटी हुई है, इसका मतलब है यहां कोई बैठा होगा। सुधाकर सर, बैठ सकते हो क्या? जरा देखो। ट्राई करता हूं। बैठ गया। इसका मतलब है जैसे ही मुन्ना ने दरवाजा खटखटाया, कातिल चुपके यहां बैठ गया। बच गए मुन्ना। जब तुम यहां थे तब कातिल यहां बैठा था रिवॉल्वर लेकर। तुमने फोन कहां से किया? मैंने जैसे ही साहब की लाश देखी फौरन दौड़कर बाहर गया, वहीं से फोन किया था। कातिल मुन्ना के पीछे पीछे भाग गया बाहर। अब पता चला कहां छुप के बैठा था और क्या क्या हुआ होगा इस कमरे में। क्या क्या हुआ होगा? रमेश बाबू 10 सेड्रिक रोड, मिरजकर कॉटेज, बांद्रा, यही का एड्रेस है। इस घर में रमेश बाबू कौन है? कोई नहीं है साहब। कोई नहीं? तो फिर ये लेटर? ये सुबह ही पोस्टमैन देके गया था साहब। ये देखकर विकास बाबू घबरा गए थे। अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा। रमेश बाबू का लेटर इस पते पे क्यों? रमेश बाबू नाम सुना हुआ लगता है। रमेश बाबू। दया, पुलिस के रिकॉर्ड्स में चेक करो। रमेश बाबू। सर ये देखिए, मिल गया सर। रमेश बाबू और तुषार, अरे ये नाम तो यहीं सुना है। रमेश बाबू तुषार नाम के एक चोर के साथ मिलकर मद्रास के एक ज्वेलरी स्टोर में 50 लाख रुपयों के हीरे और जवाहिरात की चोरी की, आज से 6 साल पहले। प्रिंट आउट निकालो। यस सर। किसी ने पुलिस को गुमनाम फोन करके बताया कि तुषार कहां छुपा है। तुषार पकड़ा गया, उसे 8 साल की सजा हुई, मगर पुलिस को ना तो वो 50 लाख रुपए का चोरी का माल मिला, ना रमेश बाबू। अच्छा, थोड़ा देखो तो रमेश बाबू का फोटोग्राफ है क्या रिकॉर्ड में? यस सर, मैंने कमांड दे दिया है, अभी मिल जाएगा। क्या सर, ये देखिए। अरे ये तो विकास। इसका मतलब है विकास और रमेश बाबू एक ही आदमी है। इस केस को एक बार फिर से देखते हैं। रमेश बाबू ने तुषार के साथ मिलकर कृष्णा ज्वेलरी स्टोर लूटा और फिर अपने साथी तुषार को पकड़वा दिया और फिर मुंबई में विकास के नाम से रहने लगा। नंबर 2,
अचानक किसी को पता चल गया कि विकास ही रमेश बाबू है। उस आदमी या औरत ने विकास को रमेश बाबू के नाम से चिट्ठी भेजी, यह बताने के लिए कि वो पहचाना जा चुका है। और फिर किसी ने उसका कत्ल कर दिया और 50 लाख के हीरे चुरा लिए। इसका मतलब है कि सर शायद विकास के खून के पीछे तुषार का ही हाथ है। दया सर, पता लगाओ इस वक्त तुषार कहां है। तुषार यही है, हमारी जेल में 6 सालों से यही है। अभी लाते होंगे उसे, शायद आ ही रहा है। ये है तुषार। तुषार, ये सीआईडी के लोग हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। सीआईडी? अब मुझसे क्या काम सीआईडी को? तुमसे रमेश बाबू के बारे में कुछ पूछना है। रमेश बाबू, ये नाम दिन रात मुझे सताता रहता है। मैं यहां सजा काट रहा हूं और वो वहां 50 लाख की ऐश कर रहा है। खैर, कुछ दिनों की बात और है, फिर यहां से बाहर निकलकर ढूंढूंगा उसे ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ज्यादा बनो मत, तुम जानते हो क्यों? क्यों? रमेश मर चुका है और उसकी मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरा हाथ? मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले 6 सालों से यहां बंद हूं। जिसने भी विकास को वो चिट्ठी भेजी, वो विकास की असलियत को जानता है। इसीलिए हो न हो इसके पीछे तुषार का हाथ जरूर होगा। मगर सर, तुषार तो जेल में है। हाँ, शायद उसने ये काम किसी और से करवाया हो। तुम एक काम करो, जेल के सुपरिंटेंडेंट से जाकर मिलो और पता करो जेल में तुषार को कौन कौन मिलने आते थे। उनमें से जो भी मिले उन सबको यहां लेके आओ। तुषार से तुम हर तीसरे दिन मिलने जाते हो, क्यों? अरे साहब, वो मेरे चाचा तुम कहाँ थे? सोचना पड़ेगा साहब। जाता हूं मैं। सोचो। हाँ, मैं घर पर था, जास्ती दारू पी लिया था, औरत से झगड़ा भी हुआ। चाहिए तो आप पता कर लीजिए। चाचा से कब मिले थे? अपने भाई के 6 महीने पहले मिले थे। आज सुबह वापस आए, 5 दिन बाद। लेकिन क्या हुआ? कैसे वापस आए? गाड़ी से हमारे नाम से टिकटें बुक थी, हम सब 20 लोग थे। मगर आप बार बार हमसे ही क्यों पूछते हैं? उससे पूछिए ना, तुषार के भाई से, प्रगत से, जो बार बार उससे मिलने जाता है। हाँ ठीक है, उसे भी पूछिए। सर, ये प्रगत तुषार का मौसेरा भाई है। इसी महीने में परसों तक वो तुषार से तकरीबन रोज ही मिला है, मगर वो मिला ही नहीं सर। हम उसके घर भी गए थे, मगर वहां पर ताला लगा था। तुम ऐसा करो, तुषार के घर का सर्च वारंट बनाओ और कोर्ट से उसके घर की तलाशी की परमिशन ले लो। अब मैं समझ गया कौन है वो। क्या बात है साहब, फिर से जांच करने आए हैं? नहीं मुन्ना, हमारा काम हो गया। हमें पता चल गया किसने विकास का खून करके उसके हीरे चुराए। अरे वाह साहब, इतना जल्दी पकड़ लिया आपने उसे? जी हाँ। कौन है साहब वो? ये है वो। ये तुम ही हो ना तुषार के साथ? प्रगत? प्रगत तुम्हारा असली नाम है ना? हम तुम्हें
विकास के खून के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। बोलो, क्यों मारा तुमने उसे? क्यों नहीं मारता मैं उसे? क्यों नहीं मारता साहब मैं उसे? उसने मेरे भाई तुषार को धोखा दिया है। खुद तो 50 लाख का माल लेकर चंपत हो गया वो, और मेरे भाई को यहाँ जेल में सड़ने के लिए छोड़ गया। पुलिस को उसका पता भी उसी कमीने ने दिया साहब, उसी कमीने ने दिया। मैंने बहुत ढूंढा उसे साहब, बहुत ढूंढा उसे। और अभी 7-8 महीने पहले मैंने अखबार में देखा कैसे एक छोटा सा चोर एक बहुत बड़ा इज्जतदार हीरो का सौदागर बन गया है। रमेश की फोटो छपी थी वहां, और इस कमीने ने अपना नाम बदल दिया था। विकास लिखा था उस फोटो के नीचे साहब। फिर मैं सीधा पहुंचा अपने भाई तुषार के पास, उसे ये सब बताने के लिए। और तुषार ने मुझसे कहा, पहले तुम उसका सब कुछ छीनना, उसके बाद उसे मारना। इसलिए तुम तुषार के यहां माली बनकर काम करने लगे, ताकि तुम उस पर पूरी तरह से नजर रख सको। जी साहब। पर उसे मारने के लिए तुम 3 महीने क्यों रुके? क्योंकि साहब वो कमीना कभी 1,500-2,000 से ज्यादा की रकम अपने घर में रखता ही नहीं था। अब इतनी छोटी सी रकम के लिए उसे क्या मारना साहब। इसलिए मैंने तंग आकर वो चिट्ठी उसके पास भेजी, वो रमेश बाबू वाली चिट्ठी। एक कोरा कागज जिसे देखकर वो घबरा गया, एकदम डर गया, शहर छोड़कर भागना चाहता था। लेकिन चोर तो आकर चोर ठहरा। उसने जयेश बाबू को फोन करके 50 लाख के हीरे मांगे। हेलो, डिस्टेंट ट्रैवल्स। हाँ जरा रमणीक भाई को देना, मुझे एक इंटरनेशनल टिकट चाहिए। मैं इस यहाँ, ये क्या बदतमीजी है? बिना वजह मेरी स्टडी में आने का कोई मतलब मालिक? फोन काट। अगर तू बोला तो फिर ये बोलेगी। क्या चाहिए तुझे केशव? क्या? कहाँ का टिकट कटा रहा था तू? कहाँ का टिकट कटा रहा था? तेरा टिकट तो मैं काटूंगा रमेश बाबू, जैसे तूने मेरे भाई तुषार का टिकट 6 साल पहले काटा था। और सुन, आज जो तुझे खत मिला था वो मैंने भेजा था। मैंने पढ़ लिया तूने अपने मौत का वारंट। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं मानता हूं मैंने तुषार के साथ गद्दारी की थी। देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को मैं माला माल कर दूंगा। मेरी तिजोरी में जो कुछ भी है वो ले लो उसे। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। देखो, उसके बाद से मैं यहाँ चुपचाप माली का काम करता रहा। और वो हीरे और रिवॉल्वर कहाँ है? साहब, वो मैंने बंगले के बागीचे में गाड़ दिए थे, ये सोचकर कि पुलिस इसे आत्महत्या समझेगी और ये केस बंद हो जाएगा। और कुछ दिन बाद मैं भी ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बहुत दुखी था तुम्हारा दिल अपने भाई तुषार के लिए। अब सारी उम्र गुजारना उसके साथ जेल में।
माय गॉड, किसने हटो हटो, दूर हटो, मैं पुलिस अफसर हूं, मुझे देखने दो। मर चुका है। आप में से सबसे पहले इसे किसने देखा? साहब जब हम यहाँ पर आए तो ये मरा हुआ पड़ा था साहब। अच्छा, हेलो, कंट्रोल रूम, डीसीपी देशमुख हियर। यहाँ पालोमा बीच पर एक लाश पड़ी हुई है। सीआईडी ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम को यहाँ भेज दो फौरन। एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? वो जोधपुर गए हैं मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, ये केस मैं सुपरवाइज करता हूँ। ओके सर। इसका चार्ज मैं लेता हूँ। कहिए डॉक्टर सालुंके। सर, इसके शरीर की अकड़न से पता लगता है कि इसको मरे हुए लगभग 10 से 12 घंटे हो गए, यानी कल रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में मरा होगा। मुझे भी यही लगता है। ये घड़ी देख रहे हो? मौत 9:30 के आसपास हुई होगी और ये घड़ी नकली है। वाटरप्रूफ लिखा है लेकिन है नहीं, इसीलिए पानी में गिरते ही 1-2 मिनट के बाद बंद पड़ गई है। इसकी मौत 9:30 के आसपास ही हुई होगी। सर, इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। इसके पेट और छाती में काफी पानी भर गया, ये देखिए। इसके मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। सर शायद बहुत नशे में होगा, समंदर के तेज लहरों से खुद को बचा नहीं पाया और डूब गया होगा। पीएम रघु, 15 मेहर कॉटेज। मेहर कॉटेज? सर, वो तो पास में ही है। और ये क्या? ये तो कोई हॉस्पिटल का कार्ड है। इस कार्ड का मालिक मिस्टर पीएम रघु एक डायबिटीज का मरीज है। अगर कोई इसे बेहोशी की हालत में पाए तो डॉक्टर सबनिस को फोन नंबर 82175666 पर कांटेक्ट करें। सर, जिन लोगों को कोई सीरियस बीमारी होती है उनके पास ऐसे कार्ड अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये डायबिटीज का मरीज था तो इसने शराब क्यों पी थी? शराब तो डायबिटीज में जहर का काम करती है। राइट सर। शायद इसीलिए डूब गया और मर गया। कुछ गड़बड़ है जरूर। अंदाजा बिल्कुल ठीक था डीसीपी साहब। रेट ऑफ कूलिंग से पता चलता है कि इस आदमी की मौत 9:30 बजे के आसपास ही हुई है। और कुछ? समुद्र के किनारे जब आपने इसका मुंह सूंघा था तो उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। हाँ, फिर आप कहेंगे कि सालू के हमेशा कोई ना कोई नया चक्कर चलाता ही रहता है। कुछ है? जी हाँ, मुंह में शराब की बदबू थी, लेकिन पेट में और खून में शराब है ही नहीं। मतलब मरने के बाद इसके मुंह में शराब डाली गई? जी हाँ। हमें लगता है कि ये आदमी समुद्र में डूबकर मरा है। जी हाँ। मगर इसके फेफड़ों में से, लंग्स में से जो पानी मिला है वो पानी समुद्र का है ही नहीं। वो पानी खारा है ही नहीं, मीठा है। शायद ये किसी तालाब में डूब के मरा हो। जी हाँ, तालाब में या किसी स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल क्यों? वो इसलिए सर के इसके फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें थोड़ी क्लोरीन भी है, और क्लोरीन तो टैंक वगैरह के पानी को साफ करने के लिए ही मिलाई जाती है। इसका मतलब किसी ने इसे स्विमिंग पूल में मार डाला, फिर बॉडी को उठाकर बीच पर फेंक दिया, फिर इसके मुंह में शराब डाल दी ताकि देखने वालों को लगे कि शराब के नशे में ये अपने आप को संभाल नहीं सका और डूबकर मर गया। पर खून का मकसद चोरी तो नहीं है, क्योंकि पैसे, घड़ी, चेन, अंगूठी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगर इसे किसी ने स्विमिंग पूल में मारा है तो कौन से वाले में? पालोमा बीच पर तो दर्जनों बंगले हैं और तकरीबन सभी में स्विमिंग पूल है। तो कौन सा स्विमिंग पूल होगा वो? कौन सा? ये उनके एक और पड़ोसी हैं, रामदास जी। ये भी उनसे बीच पर मिले थे। मानस, आप जरा वहां बैठेंगे? जी। मिस्टर रामदास, डीसीपी देशमुख, आप बीच पर क्या कर रहे थे? जी मैं अपने कुत्ते को वहां लेकर घूमने गया था जी, और वहां रघु जी भी आ गए हर रोज की तरह। हमने 5-7 मिनट बात की
और उसके बाद वो वापस लौट गए। लौट गए? उस वक्त क्या बजा होगा? उस वक्त शायद साहब 9 बजे थे। हाँ 9 बजे थे। मैं पक्का इसलिए कह सकता हूँ साहब कि मैंने उसी वक्त अपनी घड़ी देखी थी, क्योंकि मेरे घर पे कोई डिनर पे आने वाला था। जब रघु जी आपसे मिले, क्या उन्होंने शराब पी रखी थी? शराब को तो हाथ तक नहीं लगाते थे। वो तो डायबिटीज के मरीज थे, मर नहीं जाते थे वो अगर शराब पीते थे तो। इसीलिए मेरा अंदाजा है कि जिसने भी इसे मारा है वो इसे अच्छी तरह नहीं जानता था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि ये डायबिटिक है और कभी शराब नहीं पीता तो वो इसके मुंह में शराब डालने की गलती कभी नहीं करता। 9 बजे वो घर की तरफ निकलता है और 9:30 बजे मर जाता है। इस आधे घंटे के बीच में कुछ हुआ है। हमें यह देखना है कि बीच से चलने के आधे घंटे बाद वो कहां पहुंचा होगा। हम लोग यहाँ से इधर से आते समय यहीं से शॉर्टकट ले लिया करते थे। 25 समुद्र के किनारे से चले हुए हमें यहाँ 25 मिनट हो गए और 25 मिनट के तुरंत बाद रघु मारा गया था। इसका मतलब है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो यहीं कहीं हुआ है, लेकिन यहां तो कोई पुल नजर नहीं आता। चलो देखते हैं। वो देखिए, स्विमिंग पूल देखा? ये स्विमिंग पूल तो शर्मा बंगलो का है। वो लोग तो यहाँ रहते ही नहीं है। अच्छा, लॉक खुल गया। चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो। दया, आशा, सर। तुम लोग बंगले में जाकर देखो कोई है क्या। यस सर। सर, रघु के फेफड़ों में जो पानी था वो कहीं इस पूल का ही तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इस पूल में डुबो करके ही मारा गया हो? मैं इस पूल के पानी का एक सैंपल ले लेता हूं। फ्रेडरिक्स, एक टेस्ट ट्यूब दो। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सब दरवाजे बंद है। चलो चलते हैं। इस पानी को रघु के फेफड़ों से मिले हुए पानी से मैच करके देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में देखने से तो पता लगता है कि जो पानी मैं स्विमिंग पूल से लाया था वो और जो रघु के फेफड़ों से निकला था वो दोनों एक जैसे हैं। आप देखिए सर, जब पानी काफी देर तक एक जगह जमा रहता है तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। इन दोनों सैंपल्स में एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब दोनों सैंपल्स एक ही पूल से आए हैं। सर, एक टेस्ट और बाकी है। कौन सा? मैं बताता हूं। देखिए सर, इस बीकर में वो पानी मिला हुआ है जो रघु के फेफड़ों से आया है और इस बीकर में स्विमिंग पूल का पानी है। अब हम इन दोनों पानी में इस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालकर देखेंगे। अगर रंग बदलता है तो दोनों पानी एक ही जगह से आए हैं। ऐसे रंग बदलेगा। अब मैं 3-4 बूंदें इसमें भी सॉल्यूशन की डाल के देखता हूं। अगर ऐसा ही रंग आया तो इसका मतलब है दोनों पानी एक ही स्विमिंग पूल से आए।
रंग नहीं बदला है। अभी एक और बूंद बाकी है सर। देखिए सर, रंग बदल गया। इसका मतलब है रघु को शर्मा के स्विमिंग पूल में ही मारा गया है। 9:25 को रघु स्विमिंग पूल पर पहुंचा होगा और फिर वहीं पर कुछ हुआ जिससे कुछ ही पलों में वो मर गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, रघु की ऐसे किसी से दुश्मनी भी तो नहीं थी और ऐसा भी नहीं लगता कि उसे किसी ने लूटना चाहा हो। हो सकता है उसने पूल के पास या फिर उस घर के अंदर कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए वो मारा गया। लेकिन सर, वो घर तो बंद पड़ा है। हमें उस घर के मालिक को मिलना होगा। तुमने पता लिया है मानस से? यस सर, 21 क्लारा बंगलो, मलाबार है। मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भूख नहीं है। माधव, बुखार में अक्सर ऐसा होता है, तुम एक काम करो, थोड़ी दाल ले लो और इसको दाल डालो। और सुनो, डिनर के बाद टेम्परेचर जरूर चेक कर लेना। आपसे कोई मिलने आए हैं। एक्सक्यूज मी, इस वक्त आने के लिए माफी चाहता हूं, बट इट वॉज अर्जेंट। मैं डीसीपी देशमुख और यह है इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी ऑफिसर्स? सीआईडी हमारे यहाँ? क्या हुआ? प्लीज रिलैक्स, इट्स अ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। आप? जी, मैं अनीश शर्मा और ये मेरे भाई हैं प्रीतम शर्मा, ये इनकी पत्नी है प्रिया, और ये माधव मेरा दूसरा भाई, और ये मेरी पत्नी है शालिनी शर्मा। आपका एक बंगला मड आइलैंड पर भी है? जी हाँ, लेकिन क्या हुआ? हम लोग तो काफी समय से वहां गए ही नहीं। कल रात आपके स्विमिंग पूल में एक आदमी मारा गया। क्या? हमारे स्विमिंग पूल में आदमी मारा गया? क्या क्या कह रहे हैं सर? अनीश, कितनी बार कहा था तुमसे कि वहां पे एक वॉचमैन रख लो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप लोग आखिरी बार वहां कब गए थे? हम लोग तो बहुत कम जाते हैं वहां पर। जब सबकी छुट्टी होती है तभी जाना होता है वहां। पिछली बार सितंबर में गए थे हम लोग वहां, और फिर उसके बाद, हाँ याद आया, माधव ने पार्टी दी थी वहां पर। क्यों माधव? हाँ, पर उसको तो काफी टाइम हो गया है। कल आप में से वहां कोई नहीं गया? कल? मुझे तो पता नहीं, मैं तो कल दिल्ली में था, अभी 1 घंटा पहले आया हूँ। माधव तो बीमार है। प्रीतम, तुम वहां गए थे कल? नहीं सर, हम में से वहां कोई नहीं गया। अच्छा, मैं आपका बंगला अंदर से चेक करना चाहता हूँ, क्या उसकी चाबी मिल सकती? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। चाबी कहाँ रखी है? मेरे कमरे में है, स्टील की अलमारी में। ठहरो, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे मलेरिया है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। साहब, मैं एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ, बहुत सारे स्टेज शोज किए मैंने, हो सकता है आपने मुझे वहीं देखा हो। हाँ, हो सकता है, शायद वहीं देखा। ये तो हाई सिक्योरिटी ताले की चाबी है, इसके डुप्लीकेट बनाना बहुत मुश्किल है। लाइट्स ऑन करो। लगता है फ्यूज गया है। सर, पेट्रोमैक्स ऑन करता हूँ। हाँ, हर जगह मिट्टी है, इसका मतलब है घर काफी दिनों से बंद पड़ा होगा। सारा घर चेक करो। दया, तुम अंदर जाके देखो। फ्रेडरिक्स, उस तरफ देखो, ठीक तरह से चेक करो। ये क्या है? ये टेबल आधी साफ की गई है, और ये निशान कैसे? लगता है यहां पर बोतल और ग्लासेस रखे थे। सर, क्या है? सर ये देखिए सर। सर, यहाँ पर सब जगह काफी धूल जमी है,
इन बॉटल्स पर भी। पर सर इस एक बॉटल पर देखिए बिल्कुल धूल नहीं है। वाकई साफ है। ये देखो, लगभग सभी ग्लासों पर धूल जमी है सिवाय इन 2 ग्लासेस की। ये ग्लासेस और बोतल फिंगरप्रिंट्स के लिए चेक करो। यस सर। एक साफ बोतल, 2 साफ ग्लासेस। लगता है किन्हीं 2 लोगों ने यहां बैठकर शराब पी है। डॉक्टर सालुंके, आप अचानक बहुत सीरियस हो गए, क्या बात है? ये देखिए सर, कितना जबरदस्त टेंट है। ये गिर गया होगा या फिर किसी ने किसी चीज पर जोर से मार दिया होगा। राइट सर। यस सर, इन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ये ग्लास और ये बोतल एकदम साफ है सर। शराब पीने के बाद बोतल और ग्लासेस को अच्छी तरह धोकर साफ किया गया है ताकि उंगलियों के निशान ना रहे। ये देखिए सर, यहाँ ये निशान देखिए। ये क्या खून है? लेकिन काफी फीके है। वही मैं भी सोच रहा हूँ सर। लगता है किसी ने खून के निशान पानी से साफ करने की कोशिश की है, लेकिन आप तो जानते हैं खून इतनी आसानी से साफ होता नहीं। हो सकता है ये खून ही हो। मैं इस पे फिनोपेंटामेनिलिन की कुछ बूंदें डालता हूं। अगर ये खून हुआ तो सर इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। ये गुलाबी, ये खून ही है सर। और खून बहाने के लिए इस फूलदान का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर, आप इस खून का सैंपल लीजिए और ये पता लगाइए क्या ये किसी इंसान का ही खून है। राइट सर। यस। सर क्या है? सर ये देखिए, ये ड्रेसिंग टेबल में हर जगह धूल है, मगर यहां पर नहीं है। यहां जरा साफ है। और ये निशान देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। इसके सैंपल भी लैब में चेक कराओ। ओके सर। पता चल जाएगा ये क्या है। 2 आदमी यहाँ आते हैं, यहाँ बैठकर एक साथ विस्की पीते हैं, फिर दोनों में से एक दूसरे के सिर पर फूलदान इतनी जोर से मारता है कि वो यहीं पर गिरकर मर जाता है। फिर कातिल खून के निशान मिटाने की कोशिश करता है। सर, हो सकता है उनमें से एक रघु हो। रघु? नहीं, रघु नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था ही नहीं, कहीं से खून नहीं निकला था। हाँ, ये हो सकता है इनमें से किसी एक खिड़की से उसने कातिल को खून करते हुए देख लिया हो। कातिल उसके पीछे भागा होगा, स्विमिंग पूल तक जाके उसे पकड़ा होगा और वही स्विमिंग पूल में उसे मार दिया होगा। और बाद में लाश को सर समुद्र में फेंक दिया ताकि वो एक्सीडेंट लगे। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अगर यहां खून हुआ है तो लाश गई कहां? पूरे घर को अच्छी तरह चेक करो, बाहर गार्डन में जाके देखो, कहीं ना कहीं लाश जरूर होनी चाहिए। रघु बुधवार की रात 9:30 बजे मारा गया था ना। दूसरा खून भी उसी समय हुआ होगा, क्योंकि शायद रघु ने खून होते हुए देखा है। राइट सर। इसीलिए मुझे लगता है तुम शहर के सारे हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों में जाकर देखो कि क्या उन्हें बुधवार की रात को कोई बॉडी मिली थी, कोई लावारिस लाश। हो सकता है खूनी ने लाश ऐसे ही कहीं फेंक दी हो। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? एक नहीं 2 आदमी का कत्ल हुआ है हमारे घर पर। जी हाँ मिस्टर माधव, आपके बीच हाउस में 2 आदमी थे। दोनों ने एक साथ बैठकर दारू पी, फिर एक ने दूसरे को पीतल के फूलदान से इतनी जोर से मारा कि वही ढेर हो गया। फिर उसने उसकी लाश को उठाकर कहीं फेंक दिया। वो लाश तो हमें अभी तक नहीं मिली है, और ये सब कुछ होता हुआ रघु ने देख लिया, तो उसने रघु को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार दिया और लाश को समुद्र में फेंक दिया।
ताकि वो एक एक्सीडेंट लगे। पर ऐसा कौन कर सकता है, और वो भी हमारे घर में? हाँ, यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूं। आपके घर में क्यों? ना तो बंगले का ताला तोड़ा गया है, ना ही खिड़की। कातिल सीधे रास्ते से ताला खोलकर अंदर घुसा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं डीसीपी साहब? यही कि आपके घर से चाबी लेकर कोई वहां जाता है, 2 खून करता है और फिर वापस चाबी अपनी जगह पर रख देता है, आप ही के घर में। इसका मतलब कातिल आप में से ही कोई है। बुधवार की रात को 9 से 10 के बीच कहां थे? हम लोग घर पे ही थे साहब, टीवी देख रहे थे, है ना? तुम भी थे? हाँ साहब। ये सच बोल रहा है? मिस्टर अनिश, आपने बताया कि बुधवार को आप शहर में नहीं थे और गुरुवार को ही लौटे थे, हाँ? जी हाँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली गया था। मेरे साथ मेरा सेक्रेटरी विश्वास भी था। हम लोग सोमवार को गए थे और गुरुवार को लौटे हैं। ये हमारे हवाई जहाज के टिकट्स। अच्छा। बुधवार की रात 9 से 10 के बीच क्या आप दिल्ली में ही थे? जी हाँ, 5 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई थी, फिर हम वापस होटल में आ गए और फिर हमने अगले दिन का प्रोग्राम तय किया और सारा पेपर वर्क खत्म किया। अच्छा। बुधवार की रात 9 बजे आप क्या कर रहे थे? मैं दिल्ली में ही था, साहब के साथ में। करीब 9 बजे हमने खाना खाया एक साथ और 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग काम करते रहे। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया और आकर सो गया। आप बुधवार की रात 8 से 10 बजे के बीच में कहाँ थे? हम लोग कुलाबा में एक फैशन शो देखने गए थे। फैशन शो? जी, हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स भी थी, नीता और कौशल्या। उस रात हम लोगों को घर लौटने में काफी देर हो गई थी, करीब 1:30 बजा था, है ना? हाँ जी जी। कहाँ रहती है आपके फ्रेंड्स? वो कहाँ रहती है? बैंड्रा। बुधवार रात 9 से 10 के बीच आप कहाँ थे? मैं फिल्म देखने गया था। फिल्म देखने? जी। कौन से थिएटर में? रॉक्सी थिएटर पर। रॉक्सी थिएटर में? कौन सी फिल्म? पल दो पल। रॉक्सी में पल दो पल? जी। 9 से 12 का शो था, इसलिए घर आते आते 12:30 बज गए थे। आप अकेले गए थे? जी। वो टिकट है आपके पास? टिकट तो नहीं है मेरे पास। मैंने काफी ढूंढी लेकिन मुझे मिली नहीं। मुझे मलेरिया है, वैसे भी इतने दिनों से घर से बाहर नहीं निकलता था। अपने रिहर्सल पर भी नहीं जा रहा हूं मैं। तो बुधवार की रात आप घर पर ही रहे होंगे? जी, और कहाँ रहूंगा, घर पर ही था, दवाई खाकर सो रहा था। और उस रात आपको किसी ने देखा नहीं? शायद आपने नौकरों से कह रखा होगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे, हा? जी हाँ साहब, मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती है, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बुधवार की रात को आप घर पर ही थे, तब रात 8:30 से 12 बजे तक आपको किसी ने नहीं देखा? सर, मैंने शहर के सारे मुर्दाघर एक एक करके चेक किए। ये 4 लाशें हैं जो बुधवार की रात को मिली हैं। ये लाश हमें कांदीवली के कचरे के ढेर में मिली है। सर पर चोट के निशान हैं। और सर, ये लाश हमें ट्रॉम्बे के पास मिली है। ये चाकू से मारा गया है, अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। और वो सर, इस लाश की जेब से एक मिल वर्कर का कार्ड मिला है, नाम है किशोर कुमार। लगता है इसने मिल की छत पर से कूद करके आत्महत्या की, क्योंकि इसके शरीर पर बहुत सारी चोट के निशान हैं। अकेला रहता था, अभी तक इसके परिवार वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये लाश ये ट्रेन के नीचे आकर कट के मर गया। इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। यहाँ सर, ये मलाड की पटरियों पर मिला है, इसकी भी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। आप ऐसा कीजिए, इन लाशों का सूखा हुआ खून शर्मा के बंगले में मिले खून से मिलवा के देखिए, हो सकता है कुछ मिल जाए। ठीक है सर, मैं डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता हूँ। सर, आपको याद है शर्मा के बंगले में उसकी ड्रेसिंग टेबल पे हमें कुछ मिला था, चिपचिपा सा? हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या है वो? सर, काफी मेहनत के बाद मुझे पता चला कि वो स्प्रिट गम है।
जिसे एक्टर लोग नकली दाढ़ी मूंछ चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम डॉक्टर राणा डे। ग्लैड टू मीट यू सर। माफ कीजिए, आपको यहां बुलाना पड़ा। बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर, आपका एक पेशेंट है माधव शर्मा, उसके बारे में बात करनी है। क्या हुआ है उसे? मलेरिया? हाँ, सिम्टम्स तो थे। ये कुछ 10 दिन पहले से ही शुरू हो गए थे। तेज बुखार, सर्दी लग रही थी और बहुत कमजोरी भी थी। आपने ब्लड टेस्ट तो जरूर किया होगा? हाँ, पर वो तो नेगेटिव था। नेगेटिव? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मलेरिया है? सर, कभी कभी मलेरिया का पैरासाइट ब्लड टेस्ट में दिखता नहीं है। उसकी तेज बुखार और सर्दी लगने की वजह से मैंने उसे मलेरिया की दवाई दी और माधव ठीक भी होने लगा। इससे मुझे यकीन हो गया कि उसे मलेरिया ही है। मैंने चारों लाशों के खून का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था सर। तो क्या हुआ? वो मलाड में रेल की पटरी पर हमें जो लाश मिली थी, उसके खून का सैंपल शर्मा के बंगले पर जो खून मिला था उससे मैच हो गया सर। वो देखिए। इसका मतलब है यह आदमी रेल के नीचे कटकर नहीं मरा है, शर्मा के बंगले में यह मारा गया, वहां इसका खून हुआ और फिर रेल की पटरी पर फेंक दिया गया। एक बात और सर, ये देखिए, ये तो चाकू का घाव लगता है। ऐसा ही एक घाव पेट पर भी है। दो चाकू के जख्मों के निशान हैं। ऐसा करते हैं, इसके उंगलियों के निशान ले लेते हैं। हो सकता है इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में हो। सही हमारे रिकॉर्ड से मैच हो रहा है। ये फोटो देखिए सर। धनिक लाल, धनिक लाल एक पेशेवर गुंडा, हफ्ता वसूली, ब्लैकमेल, चोरी करना, डाके डालना, अटेम्प्ट टू मर्डर, यही इसका पेशा है। 2 बार जेल जा चुका है, चाकू रखता है, कोई साथी नहीं, पिछले 1 साल से किसी जुर्म में फंसा नहीं। आखिरी पता 15 सुजन चाल, पारसवाड़ी। लाल इतनी खराब लोकेलिटी में रहता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना बढ़िया सामान है इसके पास। दया, इन सब के सीरियल नंबर नोट कर लो। सर, ये देखिए सर। क्या मेरा? निकॉन, इसका भी नंबर नोट कर लो। ओके सर। आदमी काफी शौकीन था। क्या है? पैसे 1000-2000 होंगे सर। गिन लो और नंबर नोट करो। यस सर। ये क्या है? ये तो किसी लॉकर की चाबी है। मधुसूदन कोऑपरेटिव बैंक। सर, ये अजीत शर्मा के मर्डर और डकैती की फाइल है। क्या क्या चोरी हुआ है? म्यूजिक सिस्टम, वीसीआर, टेलीविजन सेट, निकॉन कैमरा और ज्वेलरी। सुधाकर सर, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान धनिकलाल के यहाँ हमें मिला था, उसके सीरियल नंबर की लिस्ट तो तुम्हारे पास है ना? हाँ सर, ये रही। Can't believe it. दोनों लिस्ट एक जैसे हैं, सारे नंबर्स मिल रहे हैं। ये देखो, अजीत शर्मा का म्यूजिक सिस्टम मॉडल नंबर OTMC 400, धनिकलाल का म्यूजिक सिस्टम मॉडल नंबर OTMC 400, अजीत शर्मा का VCR मॉडल नंबर BSR9 EVSR 41180, धनिकलाल का VCR मॉडल नंबर BSR9 EVSR 41180,
इसका मतलब है अजीत शर्मा के घर से जो सामान चोरी हुआ वही धनिकलाल के यहाँ से मिला है। धनिकलाल ने ही अजीत शर्मा को मारा है। सर फैन के ऊपर से जो चाबी हमें मिली थी उससे हमने मधुसूदन बैंक का लॉकर खुलवाया। उसमें से हमें ये सब मिला है, 1 लाख रुपए, ज्वेलरी और ये अलग अलग बैंकों के पासबुक से। ये क्या कह रहे हैं डीसीपी साहब? जी हाँ, जो आदमी आपके बीच हाउस में मारा गया उसका नाम था धनिकलाल। इसी आदमी ने पिछले साल आपके घर में डाका डाला था जिसमें आपके अंकल का खून हुआ था। क्या ये क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं प्रीतम साहब। धनिकलाल का आपके बंगले में खून हुआ। मरने से पहले उसने वहीं बंगले में बैठकर उस आदमी के साथ विस्की पी जिसने उसे मारा। अब आप ही बताइए, जो आदमी आपके अंकल का खून करता है, आपके घर में डाका डालता है, वो आप ही के बंगले में क्या कर रहा था? हमें पता लगा है कि आपके अंकल का खून करने के बाद धनिकलाल को कहीं से काफी सारा पैसा मिलने लगा और हमें लगता है कि आपके घर में से ही किसी ने आपके अंकल को मारने के लिए धनिकलाल को बहुत सारा पैसा दिया है। ये क्या हमारे घर से पैसा दिया? अब जो मर्जी आया बोल रहे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। धनिकलाल और पैसे मांगने लगा, ब्लैकमेल करने लगा, तो आपके घर के आदमी ने उसे बंगले पर बुलाकर हमेशा के लिए चुप कर दिया। सर ये देखिए, हमें माधव के कमरे में से ये नकली दाढ़ी मूछे, ये विग और स्पिरिट गम मिले हैं सर। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। दया, अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से इसके सारे टेस्ट फिर से करवाओ। इसका बुखार, इसकी सर्दी, इन सब पर अच्छी तरह नजर रखो ताकि हमें पता चल सके कि सच्चाई क्या है। ओके सर। और तुम मिस्टर प्रीतम, तुम्हारा कहना है कि तुम फिल्म देखने गए थे, वो भी अकेले, और तुम्हारे पास टिकट भी नहीं है। आशा, जरा वो फाइल देना। अब हमें ये बताओ, तुम कौन सी लाइन में बैठे थे? बालकनी में। कौन सी सीट थी? पीछे से दूसरी या तीसरी लाइन में होगी। हमने पिक्चर हॉल के मैनेजर से पूछताछ की है। उसने हमें बताया कि उस रात 10 मिनट के लिए हॉल की लाइट चली गई थी। अब तुम हमें यह बताओ कि लाइट इंटरवल से पहले गई थी या बाद में? बाद में गई थी। गलत। उस रात लाइट गई ही नहीं थी, न इंटरवल से पहले न इंटरवल के बाद। अब हमें सच बताओ मिस्टर प्रीतम, उस रात आप कहां थे? मैं कहां थे आप? सर मैं मानता हूं कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं उस रात बीच हाउस भी नहीं गया था। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर कहां गए थे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया था। है? कौन? मल्लिका। सही है पुलिस डॉक्टर की रिपोर्ट। उन्होंने माधव का ब्लड टेस्ट और फुल चेकअप किया। What the hell? इसे तो वाकई मलेरिया है। जी हाँ सर, और पुलिस डॉक्टर का यह भी कहना है कि मलेरिया की वजह से माधव इतना कमजोर हो गया है कि धनिक और रघु को मारना और फिर उनकी लाशों को अलग अलग जगह पहुंचाना उसके बस की बात नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? कातिल जो भी कोई हो, उसने ये सारा काम भेस बदल कर किया है, क्योंकि हमें वहां स्पिरिट गम मिली है। दया, तुम एक काम करो, ये पता लगाओ कि दिल्ली से मुंबई के लिए शाम को कितनी फ्लाइट्स है और मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आखिरी फ्लाइट कितने बजे है। ओके सर। आशा, सर, तुम दिल्ली के होटल प्लाजा में फोन करो और यह पता लगाओ कि उस रात अनिश के कमरे में जो वेटर खाना लेके गया था, क्या उसने अनिश और विश्वास दोनों को एक साथ कमरे में देखा था या नहीं। और हां, होटल के रिसेप्शनिस्ट को भी फोन करना और उससे पूछना कि क्या उसने किसी दाढ़ी वाले आदमी को देर रात होटल में घुसते हुए देखा।
और विश्वास को यहां बुला लाओ। सर, विश्वास को लाया। विश्वास, तुम झूठ बोल रहे थे कि अनिश सारी शाम तुम्हारे साथ था। वो तुम्हारे साथ नहीं था। वो तुम्हें कमरे में अकेला छोड़कर मुंबई की फ्लाइट पकड़कर यहां आ गया था और दिल्ली के प्लाजा होटल के कमरे में रात को खाना भी तुमने मंगवाया था, अनिश ने नहीं। सर, मैंने होटल प्लाजा फोन किया था। इनके कमरे में जो वेटर खाना लेकर गया था उसने मुझे बताया कि उसने कमरे में सिर्फ विश्वास को ही देखा था। अब बोलो विश्वास। सर, दिल्ली से मुंबई के लिए शाम को बहुत सारी फ्लाइट्स हैं। अनीश किसी भी एक फ्लाइट में आ सकता था और मुंबई से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट रात को 10:30 बजे है और दूसरी 11:30 बजे है। मैंने उन सब फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट ले ली है सर, जिनमें उनके नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स है। इससे उन सब के बारे में पता कर सकते हैं सर। और उस एक पैसेंजर को तो हम ढूंढ निकालेंगे जिसने अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर झूठ लिखवाया है। तब तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे विश्वास। अब भी मौका है, सच सच बता दो। बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ सर आपको। सर, अनिश साहब ने मुझे गाड़ी, बंगला, प्रमोशन सब कुछ देने का लालच दिया था सर। इसलिए मैं अब तक मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी सर। हाँ सर, मैंने ही मारा उन दोनों। दरअसल मुझे मेरे बिजनेस में दिन पर दिन नुकसान होता चला जा रहा था और उसे संभालने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। इसलिए तुमने 14 महीने पहले धनिकलाल से अपने अंकल का खून करवाया। तो फिर धनिकलाल ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तो तुमने उसे ही मार डाला। तुम दिल्ली भी इसलिए गए कि कोई तुम पर शक न कर सके। बुधवार की रात को तुम दिल्ली से नकली दाढ़ी मूछ लगाकर मुंबई आए। अपने प्लान के मुताबिक बीच हाउस पर पहुंचे और धनिकलाल के आने से पहले दाढ़ी मूछ उतार दी। फिर मैंने उसके साथ बैठ के एक टेबल पर विस्की पी और फिर शायद किसी काम के लिए वो उठने लगा तो मौका पाकर तुमने उसके सिर पर फूलदान दे मारा और वो मर गया। धनिकलाल की बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने रघु को क्यों मारा? उसे तो मैं जानता भी नहीं था साहब। वो अचानक पता नहीं वहां कैसे आ गया। शायद मुझसे ही गलती से पीछे का दरवाजा खुला रह गया था। तुमने उसे देखा, उसके पीछे भागे और स्विमिंग पूल में उसे डुबाकर मार डाला। फिर घर में जाकर नकली दाढ़ी मूछ लगाने लगे, पर इस बार गलती से थोड़ी स्पिरिट कम डाइनिंग टेबल पर गिर गई, जो हमें दिख पड़ी। धिक्कार है तुम पर। चंद पैसों के लिए तुमने अपने अंकल को अपने घर में मार डाला। धिक्कार है तुम पर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।